जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। प्रीवियस क्लास में हम प्रस्तावना तक पॉलिटी क्लास अपनी कवर कर चुके थे। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 की। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 1 जो है उसके अंदर वर्णन है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो प्रश्न आएगा तो उसका आंसर करेंगे भाग 1। अब भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक वर्णित है। भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित रहेगा। अब भाग 1 के अनुच्छेद में एक क्या वर्णित है, देखिए, भारत राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की, देखिए, भारत राज्यों का संघ तो है, पर किस प्रकार का संघ है। संघ भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हिंदी में एक शब्द होता है संघ, पर इंग्लिश में 2 वर्ड बन जाते हैं, फेडरेशन और दूसरा होता है यूनियन। अब भारत इनमें से कौन सा है, याद रखिएगा, भारत इनमें से है यूनियन। यूनियन, अब ये वर्ड क्या कहना चाहता है, देखिए, यूनियन से मतलब है वह संघ, यानी राज्यों का वह समूह जिसे अलग नहीं किया जा सकता, जिससे कोई भी राज्य अपनी इच्छा से विच्छेदित नहीं हो सकता, यानी अलग होकर स्वयं को देश नहीं घोषित कर सकता, उसे कहते हैं संघ। तो भारत एक ऐसा संघ है जिसका कोई भी राज्य अपनी इच्छा से या अपनी राजनीतिक इच्छा से या किसी भी कारण से भारत से अलग नहीं हो सकता। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 1A की। अब इसके अंदर वर्णित क्या है, देखिए, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं भारतीय लोगों के लिए इंडियन, और उसी के साथ में एक वर्ड यूज़ करते हैं इंडिया। देखिए, इंडिया वर्ड कहाँ से है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के A के अंदर वर्णित है, इस भारत संघ का नाम इंडिया होगा। देखिए, भारत जो है उसे किस नाम से बुलाया जाएगा, इंडिया नाम से भी बुलाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना। देखिए, विदेशी भूमि से, याद रखिएगा, विदेशी भूमि से, जब भी कोई विदेशी भूमि से एक नए राज्य का प्रवेश हो, यानी एक नई भूमि का हम अपने क्षेत्र में विलय करें, या एक नए राज्य की स्थापना हो जो अलग स्वयं में एक छोटा सा देश है। उदाहरण के लिए आप सिक्किम को ले सकते हैं। सिक्किम 1900 के 70-80 के दशक तक आज़ाद देश था, पर धीरे धीरे उसका भारत में विलय हो गया। उसके बारे में आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। तो वो भी एक विदेशी भूमि से आया है। तो ऐसे में ये किस अनुच्छेद में वर्णित रहेगा, अनुच्छेद नंबर 2 में ये वर्णित रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। देखिए, अनुच्छेद 3 में वर्णित है नए राज्य का निर्माण तथा सीमा में परिवर्तन। जैसा कि हम किसी भी देश के सीमा में, देश के अंदर राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है उत्तराखंड, यानी कि यहाँ एक राज्य से नए राज्य का निर्माण हुआ है, पर भूमि तो देशी थी। तो याद रखिएगा, जब भी देशी भूमि की बात करें, देशी भूमि के संदर्भ में अनुच्छेद 3 काम करता है। यानी देशी भूमि से संबंधित कोई भी क्षेत्र है, अगर उसका नया राज्य का निर्माण हो, या उसकी सीमा में परिवर्तन, या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन भी हो, वो भी अनुच्छेद 3 में आएगा। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4 की। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, देखिए, अभी 2 अनुच्छेद हमने दूसरा और तीसरा पढ़ा। अब दोनों के साथ जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उन्हें हम किसी भी तरीके से अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं लाएंगे। अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन की स्थिति ना बने, केवल अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करके ही हमें संविधान में नए राज्य का प्रवेश या निर्माण करना है। अनुच्छेद 368 का उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी प्रावधान नहीं आना चाहिए। यह हमें कहता है अनुच्छेद नंबर 4। चलिए अब बात करते हैं आगे की। राज्य के निर्माण और उसके सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन के लिए एक विधि है। उसकी बात करते हैं, हमने इसे 4 स्टेप्स में बांटा है। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, देखिए, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, यानी एक विधेयक तैयार करेगी, जिसे बिल कहते हैं। उस बिल में लिखेगी किस किस के क्षेत्र से, किस किस प्रकार से हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उन सभी का वर्णन उसमें रखेगी। अब इस तैयार ड्राफ्ट को भेजेगी राष्ट्रपति के पास। जो विधेयक बनेगा, जो बिल बनेगा, उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। यह है दूसरा स्टेप। और दूसरे स्टेप में राष्ट्रपति का भी एक मुख्य कार्य होगा। देखिए, राष्ट्रपति का यहाँ कार्य होगा कि वह उस पर्टिकुलर राज्य को या उस क्षेत्र को, वहाँ की सरकार को इसकी सूचना दे कि आपके राज्य के साथ में इस प्रकार का परिवर्तन होने जा रहा है। अब यहाँ एक चीज़ याद रखने की है बेटा, देखिए, जैसे भी बात करेंगे हम उस राज्य को बताने की, अब राष्ट्रपति ने तो कह दिया। उदाहरण के तौर पे आप जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, लद्दाख को देख लीजिए। अब जम्मू कश्मीर को बोल दिया गया कि आपकी सीमा में परिवर्तन होगा, पर वहाँ की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, उसने तो विरोध किया, उसके बाद भी परिवर्तन हो गया। तो यहाँ ये बात क्लियर करेंगे, इस प्रकार की स्थिति में जब भी राष्ट्रपति किसी राज्य को सूचना देगा, सूचना देने का अधिकार है केवल, इस पर जो अंतिम निर्णय होगा वो केवल राष्ट्रपति का होगा। पर्टिकुलर राज्य विरोध करे, समर्थन करे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव केवल राष्ट्रपति के निर्णय का होगा। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में जो विधेयक है उसे साधारण बहुमत के साथ, याद रखिएगा, साधारण बहुमत के साथ संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा से पास कराया जाएगा। इसमें भी सरकार की भूमिका रहेगी। पास होने के बाद ये पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा,
चौथे चरण में, और वहाँ पर जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी विधेयक को कानून बनाने की सबसे अंतिम कड़ी या सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाता है कब? याद रखिएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों, राज्य के निर्माण के संदर्भ में हमने पूरी बातें कर दी है। अब राज्य के निर्माण जो हुए हैं वो किस किस आधार पर हुए हैं, कब कब हुए हैं, अब उनकी बातें करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धर आयोग। देखिए, जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण। अब भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण के संदर्भ में इन्हें अपनी रिपोर्ट बनानी थी। अब इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी एस.के. धर ने। एस.के. धर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एस.के. धर की अध्यक्षता में जो धर आयोग बनाया गया है, इसे बनाने के जो विचार थे या इसे बनाने की जो स्वीकृति मिली वो किसके द्वारा मिली थी? याद रखिएगा, जून 1948 में संविधान सभा थी और संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे पंडित राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी स्वीकृति दी थी, जिनके कहने पर यह आयोग बनाया गया था। अब इसका उद्देश्य आप समझ चुके हैं, भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण, पर वो संभव नहीं था। इसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके अनुसार इसने कहा भौगोलिक और आर्थिक या वित्तीय आधार को भी हमें समझना होगा, जिसके आधार पर हम राज्य का निर्माण करेंगे। इस चीज़ को उन्होंने समर्थन दिया। इन्होंने कहा भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति को आधार मानकर ही राज्य का निर्माण होना चाहिए। भाषा एक मुख्य बिंदु हो सकता है, पर उसके साथ में इन पॉइंट्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इस स्थिति को समझते हुए दिसंबर 1948 में तत्कालीन जो संविधान सभा की समिति की बैठक हो रही थी, वो हो रही थी, कह लीजिए आप, जो यार क्या है ईश्वर, रीटेक, तो भाषा के आधार पर। तो दोस्तों, राज्यों के निर्माण के संदर्भ में हमने पूरी चर्चा कर ली है। अब राज्य का निर्माण हुआ कैसे था उस पर भी थोड़ी प्रकाश डालते हैं। देखिए, धर आयोग का गठन जून 1948 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर धर आयोग बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी एस.के. धर ने। अब एस.के. धर की अध्यक्षता में आयोग तो बना दिया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण, यानी कि उस तत्कालीन व्यवस्था को देखते हुए इस बात पर विचार करना था कि लोगों की मांग है कि हर एक क्षेत्र की अलग राज्य है और सभी को अलग अलग राज्य दे देने चाहिए, सीमा बांट देनी चाहिए भाषा के आधार पर। अब दिसंबर 1948 को धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी, ये कांग्रेस के तत्कालीन जो अधिवेशन चला हुआ था जयपुर के अंदर, जहाँ पर ये रिपोर्ट लाई गई थी। अब रिपोर्ट में कहा गया कि भौगोलिक और आर्थिक स्थिति को भी आधार मानकर राज्य का निर्माण होना चाहिए, केवल भाषा को आधार मानकर राज्य का निर्माण ना हो। अब इस रिपोर्ट के बाद में एक नई समिति का गठन किया गया। समिति का नाम था JVP समिति। याद रखिएगा, 1948 के अंदर समिति का निर्माण किया गया। समिति का नाम था JVP। अब JVP नाम क्या हुआ? J से थे जवाहरलाल नेहरू, V से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और P से थे पट्टाभी सीतारमैया। अब इन्होंने भी क्या किया, समिति द्वारा भी इस धर आयोग का समर्थन किया गया और कहा गया कि राज्य का निर्माण जो है केवल भाषा के आधार पर ना हो, भाषा के साथ साथ भौगोलिक, आर्थिक और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को भी समझकर राज्य का निर्माण किया जाए। चलिए, अब यहाँ तक तो ठीक था। सरकार भी समझ रही थी कि राज्य का निर्माण सभी व्यवस्थाओं को देखकर करना चाहिए, पर समस्या पैदा होती है 1952 में। 1952 में पोटी श्रीरामुलु नामक एक व्यक्ति जो तेलुगु भाषी थे, जो तेलुगु भाषा बोलते थे, वो अनशन पर बैठ जाते हैं एक राज्य के निर्माण को लेकर। अब 56 दिन तक वो अनशन पर बैठे रहते हैं और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद में स्थितियां खराब होने की पूरी आशंकाएं थी। इसी को देखते हुए सरकार ने 4 दिन बाद 19 दिसंबर 1952 को घोषणा कर दी कि हम एक नए राज्य का निर्माण करने वाले हैं, जिस आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश अधिनियम लाया गया। देखिए समझिए, 1952 में सरकार ने केवल घोषणा की है कि राज्य का निर्माण होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा आंध्र प्रदेश अधिनियम किस वर्ष लाया गया, तो आंसर करिएगा 1953। 1953 में आंध्र प्रदेश अधिनियम लाया गया और मद्रास से अलग करके, याद रखिएगा, मद्रास से अलग करके एक राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए, इसी वर्ष सरकार ने स्थितियों को देखा और स्थितियों को देखते हुए समझ गए कि अब हमें परिवर्तन करना होगा और इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा कर दी गई। अब इसकी अध्यक्षता किसने की? ये एग्जाम में
हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा फजल अली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसके अलावा इसके 2 अन्य सदस्य भी थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। इन दोनों का आप यहाँ नाम याद रखिएगा। अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर जिन राज्यों का निर्माण हुआ उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था उसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में पेश की। अब इस रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम और उसे 1956 में पारित कराया गया। देखिए, इसे समझिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1953 में। उस समय उसके अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली। इसने अपनी रिपोर्ट जो दी 1955 में दी और रिपोर्ट देने के बाद अगले वर्ष राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया जो था 1953, माफ़ कीजिएगा 1956। सो इस चीज़ को याद रखिएगा, दोनों ही अलग चीज़ हैं। अब इसी अधिनियम के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ। 2 अलग अलग सेपरेट राज्य बनाए गए, एक गुजरात और एक था महाराष्ट्र 1960 में। अगर आपसे कोई पूछ ले ये 2 राज्य कहाँ से आए, कौन से क्षेत्र पहले उनका था, तो याद रखिएगा इसे कहते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 2 अलग अलग क्षेत्र बनाए गए, एक का नाम था गुजरात, एक का नाम था महाराष्ट्र। इसी क्रम में फरवरी 1964 में नागालैंड की स्थापना हुई। 1966 में हरियाणा और चंडीगढ़ पंजाब से अलग हुए। इसके बाद में 1971 में जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उन्हें अलग अलग बनाया गया, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय का गठन किया गया। अब याद रखिएगा, मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसे पहले 1971 में तो इसका गठन हुआ है, पर याद रखिएगा इससे पहले ये एक अलग राज्य के रूप में आ चुका था और उस समय भी इसे एक ऐसा राज्य बनाया गया था जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। याद रखिएगा, इससे पहले 1969 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्योंकि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ और झारखंड का क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। सो चलिए बात करते हैं। 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। आपका क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ जो है वो किस राज्य से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में बना था। इसके बाद में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ। ये एग्जैक्ट डेट एग्जाम में बेटे पूछी गई है, 2017 के यूपी पुलिस के एग्जाम में भी ये आया हुआ था। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हो गए उत्तराखंड का निर्माण हुआ। और झारखंड जो है ये 15 नवंबर सन 2000 को बना। और इन 2 राज्यों के आपको मुझे बताने हैं जो इनका निर्माण हुआ है वो किन अलग अलग राज्यों से बटने के बाद में हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अलग पॉइंट्स की। देखिए 1974 में सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया। सिक्किम इससे पहले चोंग्याल नामक शासक के रूप में एक स्वतंत्र देश था। जब ये भारत में सम्मिलित किया गया तो उस समय 2 संविधान संशोधन हुए थे, एक हुआ था 34वां और एक हुआ था 35वां। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम का भारत में विलय किया गया था और उस समय जनमत संग्रह कराया गया था, यानी जनता के वोट कराए गए थे कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र राजा के नीचे रहना चाहते हैं। चलिए इसके बाद में 2014 में जो सबसे नवीनतम राज्य का गठन किया गया था वो था तेलंगाना। तेलंगाना सबसे नवीनतम राज्य के रूप में आया था 2014 में। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया, उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश 1950 में ही तो उत्तर प्रदेश बोला गया, इससे पहले इसे क्या कहते थे। सो ये 2 से 3 क्वेश्चंस हैं आपको जो बताने हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपका भाग 1 भारतीय संविधान का खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और बिल्कुल मत भूलना कमेंट सेक्शन में इनका आंसर करना। थैंक यू।